नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस लाइव का जो कैप्शन दिया गया है वो नियोजन नीति रद्द होने के बाद जो नेताओं के बयान अब आने शुरू हो गए हैं उसको लेकर के है। नियोजन नीति रद्द कर दिया गया है। हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट ने बीते दिन जो है यानी कि बुधवार के दिन नियोजन नीति जो रघुवर दास की सरकार में बनाया गया था उसको रद्द कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो है अब तक जितनी भी नियुक्तियां जो प्रोसेस में थी उनको भी समाप्त कर दिया गया है। अब नए सिरे से विज्ञापन निकाला जाएगा। इस फैसले के बाद कई सारे युवक सैकड़ों की स्थिति में जो हैं सड़क पर हैं और हजारों की स्थिति में, कहिए कि लाखों की स्थिति में हैं कि छात्र जो हैं परेशान हैं। ये जो कैप्शन दिया गया है कि अब नेताओं के बयान गीत सुनिए। दरअसल अंतराक्षरी हम सभी के जीवन में जो है बचपन से ही जुड़ा हुआ है और हम लोग लगातार अंतराक्षरी खेलते भी रहते हैं। लेकिन राजनेता जो हमारे हैं वो आपके इस अंतराक्षरी को जो पसंद करने का जो आपका ये तरीका है उसको ये लोग समझ गए हैं और राजनीति में कैसे इसका प्रयोग करते हैं, किस तरीके से एक पार्टी के नेताओं के तरफ से जो बयान आता है उसके बाद जो है दूसरे पार्टी के नेता का बयान आ जाता है। लेकिन इसके बीच जो है जो आम लोग है जिसकी समस्या है वो कहीं नहीं रहता है, वो पिस जाता है। जैसा कि आप जब अंतराक्षरी खेलते हैं तो एक का गीत समाप्त होने के बाद दूसरे का गीत शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अब नेताओं का बयान गीत शुरू हो गया है। लेकिन जो छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या अब नौकरी का जो उम्मीद था वो अब झुनझुना बजाएंगे या फिर उनके लिए कुछ सरकारें सोच रही है। तो हमारे साथ सनी शरद, विवेक आर्यन और मनोज पांडे हैं। हम लोग आपस में बातचीत करेंगे और समझेंगे कि ये जो नियोजन नीति रद्द हुआ है इसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वैसे युवाओं पर जो नौकरी की उम्मीद में थे, नियुक्ति की उम्मीद में थे। सनी। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा असर तो ये पड़ा कि कई ऐसी परीक्षाएं हैं, अगर सरकार यानी कि कैबिनेट सचिव के कल का बयान सुना जाए, जो वीडियो उन्होंने झारखंड टीवी में लाइव हुआ है और तमाम चैनलों पर जो लाइव चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो लंबित नियुक्ति प्रक्रिया है वो रद्द कर दिया गया है। लेकिन अब तक ये असमंजस की स्थिति है कि आखिर क्या सभी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। और ये असमंजस की स्थिति ये इसलिए है क्योंकि सरकार ने 2018 में जो नियोजन नीति बनी थी उसको रद्द किया है और जो पंचायत सचिव परीक्षा का जो फॉर्म निकला था वो 2016 में निकला था। तो ये अब तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। न कोई नेता, न मंत्री और न अधिकारी अब तक इस पर स्थिति स्पष्ट कर पाए हैं। आज पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल कार्मिक सचिव या फिर कार्मिक विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए भी गया था। उनके तरफ से जो कहा गया, बताया गया कि अभी डॉक्यूमेंट्स आया नहीं है, हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे कि आखिर कौन कौन सी परीक्षा रद्द हुई है। अगर सभी रद्द हो गए तो कहा जा सकता है कि वर्षों का जो मेहनत था परीक्षार्थियों का, अभ्यर्थियों का, वो पानी में चला गया। और सिर्फ मेहनत पानी में नहीं गया बल्कि पैसे भी पानी में चले गए। अभी हम जोड़ रहे थे आज जिस तरह से अखबारों में इससे पहले कि हम लोग एक डाटा दें छात्रों को लेकर के कि क्या कुछ कितने छात्र इस फैसले से प्रभावित होंगे। ये जो रघुवर दास की सरकार में ये नीति बनाई गई थी, लेकिन अब तक जो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लगातार रघुवर दास जो हर किसी मुद्दे पे बोलते रहते हैं, अगर मीडिया में बयान नहीं देते हैं तो ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। लेकिन इस पर अब तक कोई न ट्वीट आया है, न कोई पोस्ट आया है, न कोई बयान अब तक उनका आया है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल ये गौर करने वाली बात है क्योंकि जो नियोजन नीति रद्द की गई है वो रघुवर दास ने बनाया था और इस कोशिश और जोर लगाकर कहा गया था कि स्थानीय को नौकरी देने के लिए यह नीति बनाई गई है कि जिन जिलों को आरक्षित श्रेणी में रखा गया था वहाँ पर 3rd और 4th ग्रेड में वहाँ के सिर्फ स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए ही यह नीति बनाई गई थी। कल से ही और अब से लाइव आने से पहले भी हमने ट्विटर चेक किया तो रघुवर दास का कोई भी उसमें ट्वीट नहीं है। वो हालांकि रांची में है और उनके तरफ से कोई बयान भी जारी नहीं किया गया है। रघुवर दास की तरफ से भले ही इस पर कुछ बयान नहीं आया हो, लेकिन पार्टी और बीजेपी विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की तरफ से बयान आ गया है और उन्होंने इसका विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन के पास अभी समय है, वो जो रद्द करने का जो फैसला लिया है उन्होंने उसे वापस ले ले और इस
पुरानी सरकार की जो नियोजन नीति थी उसे वो स्वीकार करे और जो नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित है उसे जल्द से जल्द पूरा करे। तो अब कहा जा सकता है कि देखिए, रघुवर दास अगर नहीं बोले हैं तो इसमें हो सकता है कि वो भी अध्ययन कर रहे हो, जिस तरह से कार्मिक अधिकारी बोल रहे हैं कि हम अभी अध्ययन कर रहे हैं और खुलकर नहीं बता सकते हैं कि आखिर कौन कौन सी परीक्षाएं रद्द हुई है। बिल्कुल, देखिए ये जो हम लोग अभी इस पूरे लाइव में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि पूरा डाटा भी आप लोगों को दें, जारी करें कि कितने छात्र प्रभावित होंगे और ये जो पूरा क्या क्या वैकेंसी था पंचायत सचिव से लेकर के और कौन कौन सी ऐसी नियुक्तियां जो प्रोसेस में थी जो कि अब इनसे प्रभावित होगी इस फैसले से। लेकिन हमारे साथ मनोज पांडे हैं। बाबा, आप ये बताइए कि ये जो रघुवर दास ने जो नीति बनाई थी उसमें क्या था, वो क्या सोच करके ये नीति लेकर के आए थे, नियोजन नीति, और अब जो हेमंत सोरेन रद्द किए हैं, उनकी कैबिनेट जो कल इस नीति को रद्द कर दी एक तरीके से, तो ये इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, रघुवर दास जब सीएम बने तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था और वो चाहते थे कि अपने आप को बेस्ट सीएम के तौर पे रखें। उससे पहले राज्य में एक ही बार स्थानीय की परिभाषा बाबूलाल मरांडी ने की थी और उस समय उथल पुथल मचा था। उसके बाद कोर्ट में गया, मामला खारिज हुआ, उसके बाद किसी भी सरकार ने नहीं बनाया। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने, हेमंत सोरेन ने कहा कि आपकी सरकार नहीं बना पा रही है और स्थानीयता की परिभाषा करने में आप देर कर रहे हैं, इसलिए हम समर्थन वापस लेते हैं। और उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। 13 महीना की सरकार चली, इलेक्शन हुआ, वो उस समय नहीं बना पाए। दूसरी बार जब भाजपा की सरकार आई, रघुवर दास सीएम बने, रघुवर दास ने कहा कि हम बनाएंगे, हम परिभाषित करेंगे, लेकिन उनको 2 वर्ष लग गए, 16 में तक बना, क्योंकि वो चाहते थे कि वैकेंसी निकले पहले। तो जब सचिव से या उन लोगों से बात किया उन्होंने, तो कहा कि आप किसके लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं, ये तो परिभाषित करना होगा पहले, तो कौन स्थानीय है। तो सरकार ने एक फैसला किया, आपको याद होगा कि सरयू राय और चंद्र प्रकाश चौधरी मीडिया के सामने खड़े हुए और बताया कि किस तरीके से होगा। 1985 का वो कट ऑफ रखे, 85 इसलिए क्योंकि 15 साल पहले बैक से गए स्टेट के फॉर्मेशन से, और उसके बाद जो रिटायर्ड कर्मचारी है वो सारा क्लाउज लगाया उसमें। चंद्र प्रकाश चौधरी जिस दिन ये बयान मीडिया के सामने खड़े होकर दिए और सरयू राय संयुक्त रूप से वो बता रहे थे कि कैबिनेट ने क्या फैसला लिया। चंद्र प्रकाश चौधरी 4 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं और उनका बयान बदल जाता है। मतलब आपको याद होगा पार्टी की तरफ से आसू पार्टी ने इसको विरोध जताया था। उसके बाद चंद्र प्रकाश चौधरी कुछ नहीं बोलते हैं। उस समय बहुत ये भी हुआ था कि आसू देखिए एक तरफ कैबिनेट में बैठ के 13-11 का जो मसला था जिलों को लेकर के, वो क्या था? वो उसके बाद स्थानीय की परिभाषा हो गई तो नियोजन नीति बनना था। नियोजन नीति में रघुवर दास ने जो अधिसूचित जिले थे उनको 100% रिजर्व कर दिया कि यहीं के लोग। क्या सोच करके उस समय की सरकार ने डिसीजन लिया है? जो 13-11 का जो मसला है वो क्या सोच करके रघुवर दास इस डिसीजन पे आए? उस समय पूछा गया तो उस समय सरकार ने यही कहा, चूंकि ये जिले पिछड़े जिले हैं और रिजर्व जिले हैं, यहाँ के बच्चे compete नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहीं के लोग सिर्फ भरे। उस समय की वैकेंसी में 13 जिले में बाहर के लोग कोई नहीं भर सकते थे, किसी दूसरे स्टेट के नहीं, ऐसा रिजर्व किया और इस फैसले को वापस कर दिया। लेकिन 11 जिला खुला रहा दूसरों के लिए भी, 3rd और 4th ग्रेड में। जब मुख्यमंत्री रघुवर दास पलामू गए, उनका विरोध हुआ, कई जगह से संगठन से मांग आने लगी, कई छात्र नेताओं ने, बाकायदा एबीवीपी ने भी विरोध किया कि भाई 11 जिला को क्यों खोल के रखे हैं, 13 के लिए रिजर्व। तो फिर एक अमर बावरी उस समय मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने अध्ययन करके रिपोर्ट दिया और फिर सरकार एक संशोधन लेकर आई और बाकी के 11 जिले को भी उन लोगों ने 100% रिजर्व कर दिया, सिर्फ क्लास 3rd और 4th ग्रेड के लिए अगले 10 वर्षों तक जो भी नौकरी होगी, जिला रोस्टर पे हो या राज्य पे, कि वहाँ 3rd तरीके से स्थानीय लोगों को जो है 3य और 4th वर्ग के नौकरी में 100% आरक्षण देने की बात। एक अभी जो नौकरी और नियुक्ति को लेकर चर्चा हो रही है, एक बहुत बड़ी खबर झारखंड के लिहाज से जो अभी आई है वो यह है कि हाजी हुसैन अंसारी के जो बेटे हैं हाफिज अंसारी, वो कल राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। एक न्यूज़ चैनल ने इस खबर को ब्रेक किया है और पिछले कई दिनों से इसका कयास लगाया जा रहा था, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी जो सूचना आई है कि राजभवन में इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है और कल हाफिज अंसारी जो है मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपको पता होगा कि हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद
ये सीट खाली हुई थी। मधुपुर का सीट अभी हाँ, मधुपुर में अभी चुनाव भी होना है, लेकिन शपथ दिला दिया जाएगा और नियम के अनुसार 6 महीने में जो है उन्हें विधायक बनना होगा। अब हम लोग फिर से एक जानकारी है जो आप तक साझा की गई है, जो लोग अभी जुड़े हुए हैं इस लाइव से, कि हाजी अंसारी के बेटे जो हैं हाफिज अंसारी, उनको मंत्री पद का शपथ कल राजभवन में दिलाया जा सकता है। ऐसी एक खबर जो है न्यूज़ चैनल के द्वारा चलाया गया है। तो हम लोग अपनी चर्चा को ही आगे बढ़ाते हैं। नियुक्ति को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे और नियोजन नीति में जो रद्द किया गया है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो उस समय की जो सरकार थी, जो कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग में चाह रही थी कि यहाँ के लोकल लोग जो है, स्थानीय लोग हैं, उनको तवज्जो दी जाए, उनको ही नौकरी दी जाए। अब हेमंत सोरेन की सरकार, जिसको ये बोला जा रहा था कि ये यहाँ का लोकल सरकार है, हेमंत की सरकार है, यहाँ के स्थानीय सरकार है, तो इस सरकार ने क्या सोचा और आपको क्या लगता है कि कल जो कैबिनेट में डिसीजन लिया गया है उससे स्थानीय लोग कितने प्रभावित होंगे इस फैसले के बाद? आप हेमंत सोरेन की सरकार ये मानकर चल रही है कि स्थानीय की परिभाषा जो रघुवर दास ने की थी वो गलत है। उन्होंने कहा डोमिसाइल बाय चॉइस वाले को आपने उसी श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया जो डोमिसाइल बाय ओरिजिन है, इसलिए वो 85 का कट ऑफ डेट नहीं मानते हैं। ठीक है, एक सरकार का धारणा है, उनकी मैनिफेस्टो में भी था कि हम स्थानीय नीति को फिर से पुनः परिभाषित करेंगे। तो सरकार उसी के तहत सरकार करी कि जो 85 का आंकड़ा लिया था पिछली सरकार वो गलत है। वो कह रहा है वो एक मानसिक धारणा है, कल आ जाए कोई कहे। कुल मिलाकर के एक नई नियोजन नीति जो है अब झारखंड को मिलने वाला है। बिल्कुल, बिना उसके बने अब एक भी वैकेंसी नहीं निकलेगी। हाँ, जेपीएससी वैकेंसी कर सकता है क्योंकि रघुवर दास ने जेपीएससी को नहीं लिया था, सिर्फ 3rd और 4th ग्रेड के कर्मचारियों के लिए ये था। तो बाकी जो 2nd क्लास और क्लास 1 के ऑफिसर की बहाली होती है उसमें नियोजन नीति का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लिहाजा 3rd और 4th ग्रेड वैकेंसी निकलने से पहले, अखबार में विज्ञापन निकलने से पहले राज्य सरकार को नियोजन नीति नया लाना पड़ेगा। तो हम लोग अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विवेक से बातचीत करेंगे। दरअसल विवेक लगातार जो है वैसे अभ्यर्थियों का आंदोलन कवर कर रहे थे जो सड़क पर नियुक्ति की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं, अलग अलग नेताओं से मिलते रहे, मुख्यमंत्री से मिलते रहे, मंत्री से मिलते रहे, अधिकारी से मिलते रहे। विवेक, आज भी आप कई प्रदर्शनकारियों से मिले हैं। कल जो कैबिनेट का डिसीजन आया उसके बाद से आप लगातार, आपको भी फ़ोन कॉल्स आ रहा है, क्योंकि कई सारा संदेह भी है अपने छात्रों के मन में कि उनकी नियुक्ति क्या अभी तक सेफ मोड में है या फिर वो भी जो है इस फैसले के बाद जो है उनका भी जो फ्यूचर है वो संकट में दिख रहा है। क्या आपसे बातचीत हो रही है? देखिए, एक बात तो है कि ये वाकई संशय का विषय है और जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो परेशान है। असमंजस की स्थिति इसीलिए है क्योंकि जो 13 और 11 जिलों की जो बात आ रही है वहीं आकर मामला फंस जा रहा है। क्योंकि जो ब्रीफिंग कल सचिव महोदय ने दी थी उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से संकल्प संख्या का जिक्र करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में जो 13 जिले के लोग हैं जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया इस वक्त भी चल रही है वो सब अभी खत्म की आती है, रद्द की आती है और अब कोई नियुक्ति नहीं होगी। लेकिन जिनकी नियुक्ति हो चुकी है वो नौकरी पर बने रहेंगे। दूसरे फिर वो एक जो लिस्ट है उनके हाथ में वो रखते हैं, दूसरा लिस्ट उठाते हैं जो कि 11 जिलों के लिए है। और इसके बाद वो कहते हैं कि चूंकि सोनी कुमारी वाला मामला कोर्ट में था जिसके बाद ये सब फैसले लिए गए हैं, इसलिए अभी जो 2 प्रमुख धरने चल रहे हैं, जो 2 प्रमुख बातें जो जिनसे मेरी मुलाकात भी हुई, एक तो पंचायत सचिव वालों का है और दूसरा हाई स्कूल के शिक्षक वालों का है। पंचायत सचिव वाले अपने स्तर से आश्वस्त हैं कि इसमें उनकी नियुक्ति रद्द नहीं हो रही है। और ऐसा कहने का प्रमाण सिर्फ इसलिए, इसके पहले जो ठीक पहले लाइव वीडियो हुआ था उसमें उन्होंने पूरी तरह से रिसर्च करके कल से आज तक के 24 घंटे के समय में अपने स्तर से हर संभव प्रयास किया जिससे के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि क्या संकल्प संख्याएं थी, नियोजन नीति के तहत वो क्यों नहीं आते। लेकिन जो कल कैबिनेट सेक्रेटरी ने ब्रीफ किया और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है विवेक कि अब तक किसी भी तरीके की जो भी नियुक्ति में प्रक्रिया चल रही थी वो सारे रद्द होंगे, सारे प्रभावित होंगे और नए सिरे से नियुक्ति का विज्ञापन निकलेगा। तो ऐसे में जो पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का जो दावा है वो किस आधार पर है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पंचायत सचिव हैं 3000 के आसपास की उनकी संख्या, 4900 कुछ की संख्या भी है, तो वो उस संख्या में से कुछ लोग ऐसे थे जो 13 जिलों में से आते थे और कुछ लोग 11 जिलों में से आते हैं। तो जो 13 जिलों के लोग थे उनकी नियुक्ति तो नहीं होगी, यह बात स्पष्ट है। लेकिन जो बचे हुए 11 जिले बचते हैं जो कि अनुसूचित नहीं थे, जिनके जो आरक्षित नहीं थे, उन जिलों के जो लोग हैं वो आश्वस्त हैं कि चूंकि इस पूरे कैबिनेट की बैठक में नियोजन नीति को रद्द करने का आधार सोनी कुमारी
का जो हाईकोर्ट में जो एक दावा पेश किया गया था उसके आधार पर है, और इसीलिए वो ऐसा मान रहे हैं। और जो उन्होंने जो सचिव महोदय ने जो पढ़ा है वो उस वीडियो को आप देखेंगे तो 2 बार वो एक कागज़ उठाकर रखते हैं और दूसरा कागज़ उठाते हैं, उसके बाद ये जिक्र करते हैं कि इसमें जिस तरह के संकल्प पत्र हैं उसमें उस संकल्प पत्र का नाम लेते हैं 3000 कुछ समथिंग, और उसमें उस संकल्प पत्र के अंतर्गत इनका नाम नहीं आता है, ऐसा ये कह रहे हैं, जो कि उन्होंने दिखाया भी है। हालांकि इस बात को वाकई नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, ना सचिव की तरफ से ना विभाग की तरफ से। आज वो लोग मिलने भी गए थे कार्मिक के पास, लेकिन कोई ये बात कह नहीं रहा है। लेकिन जो वो समझ पाए हैं एक्सपर्ट से बात करके या जो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ अधिकारियों ने उनसे बातचीत की है, लगता है ना कि छात्रों को इतना मतलब ब्रीफिंग पे नहीं जाना चाहिए सिर्फ, और संकल्प का एज इट इज। आप अपना नियुक्ति देखिए किस आधार पे हो रहा है। आप पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, आपको नौकरी क्यों मिल रही है? क्योंकि आप झारखंडी हैं, ठीक है। आप 13-11 जिले के वाले के मामला हटा दीजिए, हम सोनी कुमारी वाले का भी ब्रीफिंग बताएंगे। तो जब वो वही डिफिनेशन चेंज कर दिया, सरकार ने बैक ले लिया, तो अभी कोई भी बहाली राज्य में जो प्रोसेस के अधीन थी वो सारी स्वतः रद्द हो गई। देखिए, ये सिर्फ कंफ्यूजन जो है ये हम लोगों के बीच में ही नहीं है। कल से ही चूंकि डिसीजन कल लिया गया, कैबिनेट की बैठक कल हुई थी बुधवार को, और डिसीजन कल का ही था कि नियोजन नीति जो है हेमंत सरकार ने रद्द कर दी है। लेकिन हम लोग 24 घंटे बाद आज लाइव में जुड़े हैं और ये समझाने के लिए। लेकिन आप समझिए कि 24 घंटे के बावजूद जो है ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पा रहा है कि वो अभ्यर्थी जो नियोजन नीति बनने के पहले जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई, क्या वो भी इससे प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? वे कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं जो बाबा कहते हैं आपकी बात सही है। बहुत वाजिब कमेंट किया है कुमार हरिंदर ने। उन्होंने कहा कि जब नियोजन नीति को ही वापस ले लिया गया तो फिर 11 और 13 का सवाल ही नहीं बनता। यही कंफ्यूजन है। लेकिन चूंकि वो कह रहे थे, क्योंकि जो 11 जिले के जो सचिव हैं, जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, जो 11 जिलों में, उनका कहना है कि हमने नियोजन नीति के आधार पर फाइट किया ही नहीं। हमारा फाइट जो ऑल इंडिया था और इसमें आरक्षित होने का फायदा किसी को नहीं मिला। जो 11 जिलों में जो सीटें थी उनमें उन तमाम लोगों ने फाइट किया है जो देश भर के थे। हाँ, लेकिन उस 11 को भी काट दिया गया। देखिए होता क्या है, सोनी कुमारी का मामला हम जो चाहते हैं दर्शक समझ जाए, सोनी कुमारी का मामला क्यों फंसा और कोर्ट का स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है। कोर्ट ने कहा चूंकि मैं इसी मुद्दे पर सुनवाई किया हूं तो मेरा ये फैसला सिर्फ इसी विज्ञापन पर आधारित है और सिर्फ 13 जिले के लिए। इसमें मामला कहां फंसा था आप समझिए। सोनी कुमारी 16 में जाती है वैकेंसी के कम्पीट करने के लिए, उनका नहीं लिया जाता, कहते हैं कि आप 13 जिले में हैं और आपका यहीं का लोकल रहेगा, और आगे सरकार कह देती है कि 18 में। लेकिन ये 2 साल के गैप के बीच में ही टीचर की बहाली निकल जाती है। रघुवर दास ये कहते हैं उस समय सरकार में कि ठीक है जो पहले हो गया था वही रहेगा, मतलब वहां 13-11 लागू रहेगा, लेकिन उसके बाद 13-11 का मामला ही नहीं बनता पूरे राज्य में। 24 जिला। अब मसला क्या है, जो दर्शक हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, अब तक तो आप समझ पा रहे होंगे कि सरकार अलग अलग तरीके से कैसे कैसे अपने कार्यकाल में जो है खेल करती है, और अपने अपने हिसाब से संख्या गिनाने के लिए या फिर अपने लिस्ट में संख्या जोड़ने के लिए जो है अलग अलग तरीके और अपने अपने तरीके से काम करती है। लेकिन इस लाइव में आपको हम लोग और बताएंगे कि नियोजन नीति रद्द होने से वैसे कौन कौन से वैकेंसी थे, वो आपको सनी शरद बताएंगे। कौन कौन से लोग जो हैं, बाबा हम लोग बढ़ाते हैं इसको। नहीं, एक चीज़ आप समझ लीजिए, आम दर्शक चूंकि हर कोई तो कंपटीशन दे नहीं रहा, हमारे दर्शक वो भी हैं जो गार्जियन हो। अब 13 और 11 जिला का मामला नहीं था झारखंड में, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक नौकरी के लिए था, तब ये 13-11 का मामला आया था। अब 24 के 24 जिले रिजर्व कैटेगरी में हैं, यहाँ स्थानीयों की ही बहाली होगी अकॉर्डिंग टू रघुवर। तृतीय और चतुर्थ वर्ग में। हाँ, लेकिन वो दोनों को ही सरकार ने वापस ले लिया, मतलब अब 24 के 24 हेमंत सोरेन ने। अच्छा, आप जो है, अब आप ये बताइए कि कौन कौन से वो वैकेंसी था जिसका नियुक्ति प्रोसेस अब तक चल रहा था। देखिए, एक तो सीजीएल कंबाइंड सीजीएल का था, और ये एक बार इससे पहले 2016 में भी वैकेंसी निकला था और वो रद्द कर दिया गया था, और फिर 13 सितंबर 2019 को इसकी वैकेंसी निकली थी। करीब 2.5 लाख लोगों ने इसमें फॉर्म भरा था,
छात्रों ने फॉर्म भरा था। उसके बाद एक्साइज कांस्टेबल का 2018 में फॉर्म निकला था। कितने सीट पे था सीजीएल वाला? सीजीएल 2.5 लाख छात्रों ने, और ये जो सीट थी वो करीब 1260 के आसपास इसमें सीट थे और 2.5 लाख कैंडिडेट थे। और एक्साइज कांस्टेबल 2018 में फॉर्म निकला था, 500 से के आसपास सीट थे इसमें, और 1,86,000 फॉर्म इसमें भरे गए थे। मतलब कि सीजीएल जो ये नियोजन नीति जो रद्द हुआ है, उसमें जो सीजीएल का जो वैकेंसी निकाला गया था 16 में 1260 सीटों पे, वो भी अब इससे प्रभावित है। मतलब एक तरीके 16 में निकाला गया था, हाँ। और फिर रद्द किया गया था, फिर 19 में अभी निकाला गया है और फिर रद्द हो गया। मतलब दो बार जो है 2016 में भी 1,000 रुपए लिया गया था और 2019 में भी 1,000 रुपए लिया गया। मतलब 1,000 रुपए 2.5 लाख फॉर्म भरने का जो मतलब जो सिलसिला होता है, जो छात्र लोग भरते हैं और सरकारों को क्या बेनिफिट है, उसके बारे में भी बताएंगे। आप लोग लाइव से जुड़े हुए रहिएगा। बता दें कि आखिर किस किस जो परीक्षा है, अभी बताया जा रहा है कि जो लंबित है, अगर सभी लंबित है तो उसमें ये सब आएंगे। एक तो सीजीएल, दूसरा एक्साइज कांस्टेबल, तीसरा स्पेशल ब्रांच में कितने सीट थे? ये करीब 500 के आसपास सीट थे। पंचायत सचिव, जिसका चर्चा हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं। शिक्षक नियुक्ति सीट कितनी थी? पंचायत सचिव में करीब 3,000 के आसपास सीट थे, और शिक्षक नियुक्ति में भी कई जिलों में अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। अगर हाई स्कूल वाले में, तो उसमें भी ये फंसेगा। इसके अलावा एक सबसे अहम जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को घोषणा किए थे कि 40 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति देंगे, और सिर्फ एक खिलाड़ी को अभी तक नियुक्ति मिली है। तो अगर लंबित प्रक्रिया माना जाए तो वो भी लंबित प्रक्रिया है, तो इसका मतलब 39 खिलाड़ियों को भी नौकरी नहीं मिलेगी। अब ये तमाम लंबित प्रक्रिया रद्द हो जाने से, लेकिन ये जो खिलाड़ियों का जो सीधी नियुक्ति वाला जो मसला है, उसके लिए तो कोई वैकेंसी वगैरह निकली नहीं थी। वो मुख्यमंत्री के आदेश पे एक तरीके से वो सीधी नियुक्ति होनी है, तो वो तो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सीधी नियुक्ति उन खिलाड़ियों को मिलता है जो रैंक के अनुसार सरकार ने जो रूल्स बनाया है उस हिसाब से उन्हें मिलता है, और ये प्रक्रिया करीब 1 साल पहले से चल रही है। मतलब जिन खिलाड़ियों को 40 खिलाड़ियों का जो नाम है लिस्ट में, वो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घोषणा किए उसके बाद उन खिलाड़ियों ने फॉर्म जमा किया है। वो पिछले 1 साल से इस प्रक्रिया में शामिल हैं, और अब भी चूंकि नियुक्ति का प्रक्रिया की बात हो रही है, और यही वजह है कि पंचायत सचिव के अभ्यर्थी लड़ रहे हैं कि आप अगर ये नीति की बात कर रहे हैं जो रद्द किए हैं रघुवर दास में बने हुए, और उसके आधार पर तो हम लोग का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसमें आते ही नहीं हैं। तो इसीलिए मैं खिलाड़ी का जोड़ रहा हूं। तो क्या खिलाड़ियों की भी जो नियुक्ति होनी है वो भी रद्द हो जाएगी? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। स्पष्ट नहीं है, कोई भी करने के लिए अभी तैयार नहीं है, या फिर करने की स्थिति में नहीं है। मंत्री तक यह बताने की स्थिति में नहीं है कि आखिर किन किन परीक्षाओं को रद्द किया गया है। तो हम लोग बता रहे थे कि आखिर जिन टोटल ये जो 5 और खिलाड़ियों की नियुक्ति की अगर बात करें तो 6 ऐसी नियुक्ति प्रक्रिया जो अब तक चल रही थी, अगर इन सबको मिला दिया जाए तो कितने ऐसे सीट थे जिन पर जो नियुक्ति हो जाना था, और अब इन लोगों का नियुक्ति नहीं होगा, नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा? तो देखिए, ये अगर सबको जोड़ दीजिए तो करीब 5 से 6 हज़ार मुझे लगता है कि नियुक्ति इससे प्रभावित हो गई, जो संख्या अभी हम लोग के आस पास है लगभग। क्योंकि अगर हाई स्कूल शिक्षक का अगर हम लोग मिलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर उसमें कई की नियुक्ति हो चुकी है और कई अभी लंबित है। 17,000 कुछ के आसपास की वैकेंसी टोटल सीट थे, इसमें 8,000 कुछ का वैकेंसी 8,000 हुआ है, 9,000 के आसपास की वैकेंसी बाकी है जिनको नौकरी भी होनी है। और इसके अलावा करीब 3,500 पंचायत सचिव हो गए, फिर 1200 के आसपास सीजीएल हो गया, फिर एक्साइज और स्पेशल ब्रांच के कांस्टेबल का 500-500 हज़ार, और हाँ कहा जा सकता है कि 15,000 के आसपास अगर सबको जोड़ दिया जाए। अगर फीस को, हम तो अभी शिक्षक नियुक्ति का नहीं निकालेंगे कि कितना फीस लगा, तो इन फीस को जोड़ा जाए तो सरकार अब तक जो सिर्फ 4 प्रमुख परीक्षा को जो रद्द करने जा रही है, उससे करीब 65 करोड़ रुपए फीस के रूप में सरकार अब तक ले चुकी है, वसूल चुकी है लगभग। ये फॉर्म की फीस है, और ये जो आपको लग रहा होगा कि ये जो आंकड़ा है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हम लोग सीट बता रहे थे कि तकरीबन 15 से 17,000 के आसपास की सीट है, लेकिन अगर 1260 सीट अगर सीजीएल में है तो लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। 2.5 लाख लोग जो है इसका फॉर्म भरा था, और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे पूरा ये जो 5 से 6 जो वैकेंसीज का जो प्रोसेस चल रहा था अब तक, उसमें तकरीबन सरकार को फॉर्म के जरिए जो है लगभग 65 करोड़ रुपया का जो है आमद हुआ था। देखिए, सीजीएल का जो फॉर्म निकला था पहले जो 2016 में निकला था,
उसमें करीब 1,80,000 फॉर्म छात्रों ने भरा था। फॉर्म फी क्या था इसका? उसका भी 1,000 रुपये था। उसके बाद उसको रद्द किया गया और फिर 2019 में ये फॉर्म निकाला गया। लेकिन उसमें सरकार ने ये छूट दिया था कि पहले जो फीस जमा कर चुके हैं लोग उनसे फीस नहीं लिया गया था। लेकिन हुआ ये कि पहले जो है 1,80,000 फॉर्म भरा गया था और 2019 में जब फॉर्म निकला तो 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। मतलब कहा जा सकता है कि कई लोगों को फिर से भी पैसा देना पड़ा होगा। अगर एक्साइज कांस्टेबल में करीब 500 सीट है और इसमें करीब 1,86,000 लोगों ने फॉर्म भरा था और 700 से 800 रुपये फीस थे इसके। और कैटेगरी वाइज कम भी होते हैं, 1,000 रुपये वाले में भी SC ST कैटेगरी को कम। हाँ, हम जनरल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। फिर स्पेशल ब्रांच में भी 500 के आसपास सीट थे। 2018 में फॉर्म निकला था और करीब 1,80,000 फॉर्म भरे गए थे और इसका जो फीस है वो भी 700 से 800 रुपये था। पंचायत सचिव का जो फॉर्म निकला था वो 460 रुपये फीस रखा गया था। इसमें फॉर्म कितना? फॉर्म करीब 2.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। और इसके अलावा शिक्षक नियुक्ति का अलग से फॉर्म निकला था। इसका डाटा हम नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन इन्हीं चार को जोड़ा जाए, अगर 1,000 से 2.5 लाख का गुना किया जाए तो करीब 25 करोड़ रुपए हो जा रहे हैं। 700 से 1,86,000 को गुना करके देखें तो टोटल जो हम जोड़ कर निकाले हैं करीब 62 करोड़ 12 लाख रुपए सरकार फीस के रूप में वसूल चुकी है। अब जो सरकार नई नियमावली मतलब सरकार को एग्जाम रद्द करके जो है एक तरीके से आमद ही होता है। और ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ हेमंत सोरेन की सरकार में चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी सरकार के कार्यकाल में इस तरीके की चीज़ें होते रहती है। देखिए, जो छात्रों से जो परीक्षा का फीस लिया जाता है वो दरअसल एग्जामिनेशन सेंटर और उसमें वीक्षक जो रहते हैं उनको देने के लिए ही लिया जाता है। लेकिन जो भी एक पंचायत सचिव को छोड़ दिया जाए तो ये अभी किसी का परीक्षा हुआ नहीं है, यानी कि आप सेंटर का भी पैसा नहीं दिए हैं और कुछ भी नहीं किया, यानी कि सरकार के पास पैसा है। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार सभी परीक्षाओं को रद्द कर रही है तो इनके पैसे भी वापस कम से कम करना चाहिए। एक तो जो उम्र गुजर गया उनका जीवन तो आप नहीं लौटा सकते। उम्र पे हम लोग अभी आते ही साल बीत गया। मान लीजिए कि 2016 में पंचायत सचिव का वैकेंसी निकला था और वो लड़ाई लड़ते लड़ते अभी फरवरी का 2021 आ गया। और आज एक पूर्व मंत्री का इंटरव्यू कर रहे थे हम लोग इसी मसले पर और उन्होंने एक बड़ा ही वाजिब सी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हम भी छात्र थे, JPSC का तैयारी किए थे, इंटरव्यू तक भी दिए। जब किसी छात्र का किसी एक परीक्षा में हो जाता है तो पढ़ाई से मन उठ जाता है, उसको लगता है कि अब तो हो ही गया, थोड़ा सा लड़ाई लड़ना होगा उसके बाद हो ही जाएगा। तब सोचिए कि वैसे छात्र जो 5 साल से सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं ये सोच के कि मेरी तो नौकरी हो ही गई, किताब छोड़कर सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, हर दिन अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं, ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, तो वो फिर कमबैक कैसे करेंगे? और उनका जो उम्र बीत गया 6 साल वो आखिर लौटा कर कौन देगा? उम्र का जो खेल है वो समझना होगा दर्शकों को कि जैसे अगर ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं CGL का सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहते हैं कि अगर कोई लड़का जो उस समय 25 के उम्र में होगा या 26 की उम्र में होगा, जो ये वैकेंसी भरा होगा और उसको लग रहा होगा कि अब जो है उसका परीक्षा लिया जाएगा और वो उसका जॉब हो जाएगा, लेकिन ये जो 4-5 साल का जो प्रोसेस है 16 से 21 में आ गए हैं हम लोग। और अब अगर उसकी उम्र सीमा जो कि मतलब तय है सरकार के द्वारा कि आप इस लिमिट एज तक ही जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या फॉर्म भर सकते हैं, तो अगर इसके बाद अगर रद्द करने के बाद अगर हेमंत सरकार फिर से अगर फॉर्म निकालती भी है तो इन छात्रों का क्या होगा जिनका जो है एज लिमिट क्रॉस कर जाएगा सरकार के नीतियों के कारण? बाबा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, सरकार जैसे JPSC में अभी कह रही है कि हम एज रिलैक्सेशन दिए, हालांकि लेकिन जब JMM चुनाव प्रचार में थी तो एज रिलैक्सेशन ज़्यादा डिमांड था और ज़्यादा वो कह भी रहे थे। 11 कट ऑफ डेट था 2011, अब 16 हुआ तो 4 साल उधर भी गया। हो सकता है कि सरकार फिर से वैकेंसी निकाले तो कह दे कि जहाँ 30 साल तक लेते थे जनरल कैटेगरी को, अब कहे कि हम 40 साल तक लेंगे। वो तो सरकार पे है, वो कर सकती है। लेकिन हमारा हाँ, वो रिटायरमेंट एज तो 60 ही रहेगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये जो अभी हुआ, जो नौकरी अभी हम लोग उसी पे डिस्कस कर रहे हैं जो अंडर प्रोसेस है, उनका नहीं होगा। लेकिन संजय जी, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी नियम के तहत कई विद्यार्थी और कई अभी नौकरी पेशा में हैं।
अगर कोई भी एक आदमी कोर्ट जाएगा कि सरकार एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल लगाने का प्रयास कर रही है, तो उनकी भी नौकरी ट्रबल में आएगी। और नहीं, सरकार जो कैबिनेट सेक्रेटरी ने कल ब्रीफिंग किया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिसके हाथ में नियुक्ति पत्र मिल गया है, उसकी नौकरी खतरे में नहीं है। खतरे में वो नौकरी नहीं कर रही है, खतरे में सरकार नहीं कर सकती। मामला अंडर लिटिगेशन है, उन्होंने ही कहा है, सचिव ने। सरकार उन्होंने किया। हाँ, सरकार वापस नहीं ले रही है, नौकरी से नहीं हटा रही है, लेकिन कोर्ट जब जाएगा, कोई भी व्यक्ति चला जाएगा कोर्ट, तब तो लिटिगेशन में आएगा ना। बात सही है। तो उनपे भी है तलवार। सिर्फ एक तरफ नहीं है कि जो तैयारी में थे, मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे, ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे थे, वो नहीं। जो उस दौरान जितनी वैकेंसी हुई है, जो भी हुआ हो, 5,000 10,000 टीचर का जो भी हुआ था, उन पे भी अगर कोई जाता है तो सचिव ने भी कहा मामला लिटिगेशन का बनता है, तो कोर्ट का निर्णय लेना है। कोर्ट क्या लेती है? इसके अलावा देखिए, जो अभी आज कल कैबिनेट के बाद जो अखबारों में आज सुर्खियां बनी कि सरकार ने 5 साल की छूट दी जेपीएससी के परीक्षा में, लेकिन दरअसल वो छूट नहीं, बल्कि कहा जा सकता है कि 5 साल का लूट ही हो गया। क्योंकि हेमंत सोरेन ही जो इससे पहले जो विज्ञापन निकाले थे जेपीएससी के लिए, उसमें उन्होंने कट ऑफ डेट रखा था 2011, लेकिन इस बार जो कल कैबिनेट से हुआ है उसमें 2016 रखे हैं। लेकिन वो जुड़वा रहे हैं कि अभी 2021 है, लेकिन हम जो है छूट देके 2016 रखे हैं। इससे पहले भी जितनी परीक्षाएं हैं उसमें भी छूट दी गई है। हेमंत सोरेन भी अभी जो खुद वो जो नियम पास किए बनाए थे, उसमें उन्होंने 2011 रखा था। तो कहा जा सकता है कि हर तरफ से अभी छात्रों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन कहा जा सकता है कि सरकार ने जिस तरह से घोषणा की थी, या पूरे गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने चुनावी घोषणा में कहा था कि 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे। तो 1 साल तो कोरोना में बीत गया, लेकिन अभी जब काम अब शुरू हो गया है, हर चीज़ खुल गया, सब चीज़ होने लगा, अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार बोल रहे हैं कि ये साल नियुक्ति का साल होगा। लेकिन यह कहते कहते भी ये फरवरी का जो है 3 दिन बीत गया। आज 4 फरवरी को हम लोग बात कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल भी होने वाला है। और ये जो फरवरी यानी कि जनवरी और फरवरी का 4 दिन अगर जोड़ दिया जाए, 35 दिन अगर जोड़ दिया जाए, तो 35 दिन में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर 15 रैली होगी, रैली या फिर कहें सभा, जहाँ कहीं भी गए हों, तो उसमें वो करीब 15 बार कह चुके हैं कि 2021 का साल नियुक्ति का साल होगा। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उसे देखकर लग रहा है कि ये आधे साल तक, यानी अगले 4-5 महीने तक सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों? अभी नियोजन नीति बनानी होगी। हाँ, क्योंकि सरकार जब तक नीति नहीं बना सकती, क्लास 1 को छोड़कर और कोई भी वैकेंसी नहीं निकाल सकती। अब तो सरकार ऐसा कर नहीं सकती कि एक ही बार 10 जेपीएससी का एग्जाम ले ले और 300 करके 3000 छात्रों को भर ले। वो न सरकार के पास उतनी सीट है और ना ऐसा संभव है, क्योंकि 10 साल में एक जब जेपीएससी जिस राज्य में हो, उस राज्य में अगर सरकार 2 भी जेपीएससी 1 साल में करवा ले तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन अभी जिस तरह से 26 फरवरी से बजट सत्र बुलाया गया है, विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, उसमें सरकार हो सकता है कि कोई नियोजन नीति बनाए और उस पर चर्चा हो। अब लेकिन कहा जा सकता है कि देखिए, एक बात तो ये तय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब से सत्ता में आए हैं और गद्दी जिस दिन संभाले उसके बाद से ही उन्होंने, आपको याद होगा कि मिहिजाम में शायद मुख्यमंत्री, उस समय नेता प्रतिपक्ष थे हेमंत सोरेन, उन्होंने भाषण दिया था, रघुवर दास ने भाषण दिया था, मुख्यमंत्री थे वो, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस समय केस किए थे उन पर SC/ST मामले में। और उसके बाद मुख्यमंत्री जब बने हेमंत सोरेन तो उन्होंने केस वापस लिया, यह संदेश देने के लिए, और बाकायदा कहा भी कि हम जो है बदले की राजनीति नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है उसे देखकर लग रहा है कि ये पूरी तरह से बदले की राजनीति ही हो रही है, क्योंकि पिछले जितनी सरकार की पीस कौन रहा है, पीस यहाँ की जनता पीस रही है, यहाँ के छात्र, अभ्यर्थी, युवा पीस रहे हैं। अभी देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि जितनी भी नियुक्ति पिछली सरकार की है उसे फिर से दोहराने के लिए सरकार तैयार नहीं है। अगर सिर्फ सहायक पुलिसकर्मी जिनको आंदोलन करना पड़ा उसको छोड़ दिया जाए, तो अभी देखिए रांची के बिरसा चौक पर पिछले 1 महीने से 14वें वित्त आयोग के कर्मियों का आंदोलन चल रहा था। जितने भी राज्य हैं झारखंड को छोड़कर, 14वें को 15वें वित्त में समायोजन कर लिया गया, लेकिन अभी सरकार स्पष्ट रूप से कह रही है कि नहीं, वो फ्रेश रिक्रूटमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि आंकड़ा दिखाना है।
बताना है कि हम इतना नियुक्ति और किए। इस आंकड़े के खेल में आप झूलते रहिए और अंतराक्षरी जो राजनीतिक रूप से शुरू हुआ है बयानों के जरिए, उसका आनंद उठाते रहिए। इससे पहले कि हम लोग लाइव समाप्त करें, एक आखिरी सवाल के साथ कि आपको याद होगा कि सरकार का जब 1 वर्ष पूरा हुआ था तो मोराबादी में एक स्लोगन के साथ हेमंत सोरेन ने बड़े गाजे बाजे के साथ एक कार्यक्रम भी किया था और स्लोगन यही था कि साल एक शुरुआत अनेक, अगर मैं गलत नहीं हूँ अबुआ तो राज के साल एक शुरुआत। अबुआ राज के साल एक शुरुआत अनेक। तो ये जो शुरुआत हुई है, नौकरी देने की बात थी, अब नौकरी छीनने की बात शुरू हुई है। विवेक, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्लोजिंग कमेंट यही है जो सनी भाई ने कहा कि सही कहा कि अब जब तक नियोजन नीति नहीं बनती है, एक नई नीति नहीं बनती है, तब तक वो तमाम वादे जो थे अभी फिलहाल वादे ही रहेंगे। मैं ख़त्म इसी बात पे करूँगा, जब मैं आज लौट रहा था उस वक्त एक व्यक्ति ने मुझे बैठा कर ऐसे ही कि भैया 2 मिनट रुकिए, कैमरा ऑफ करिए, आपसे कुछ बात करना है। और आयुष हमारे साथ थे और बहुत भावुक होकर उसने हमसे पूछा कि आखिर हमारी क्या गलती होती है, सरकारें ऐसा क्यों करती है। चूँकि आप मंत्रियों के साथ मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जरूर पूछिएगा ये चीज़ कि इससे ऐसा करने से उन्हें क्या मिल जाता है, क्यों 4000, 5000, हज़ारों की संख्या में हम लोगों के पेट पर लात मारा जाता है। हम कितनी बार पढ़ाई करें, क्या क्या अपने जीवन में करें, और हम जिस संघर्ष से जूझ रहे हैं, जिस द्वंद्व से जूझ रहे हैं कि मेरे घर में मेरी बहन, मेरी माँ जिस तरह से हमें देखती है, इसका जवाब हम कहाँ से लाएं। वो जो सवाल पूछती है, शादी की उम्र हो गई है, शादी की उम्र ही नहीं हुई है। कई सारे जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी का जब हम लोग भी इंटरव्यू कर, उनकी शादी ठीक हो गई थी सिर्फ इसी बात को लेकर के कि नौकरी हो गई है, अब नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, उन कईयों की तो शादी टूट जाएगी। तमाम चीज़ें होती है। मतलब एक इंसान व्यक्तिगत तौर पर किन समस्याओं से जूझ रहा होता है वो सड़क पर दिखता नहीं, वहाँ सिर्फ नारे दिखते हैं, बैनर्स दिखते हैं, पोस्टर दिखते हैं, लेकिन उसके जो पीछे कहानी होती है बहुत मार्मिक होती है। और जिस तरह के राज्य में हम रहते हैं, ज़्यादातर लोग गरीब तबके से आते हैं और बहुत जंग करके, स्ट्रगल करके पढ़ाई करते हुए इस मुकाम तक पहुंचते हैं। और ये जो स्थिति है, मैं बस इसलिए कह दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि उसकी बात वो लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं भी भावुक हो जाता हूँ कि जब नौकरी नहीं मिले 5-6 साल करने के बावजूद, और अब ये लगे कि जब अंतिम आज थी कि सरकार ने हाई कोर्ट ने कह दिया 28 तारीख को आना है, और 4 दिनों बाद सरकार कहती है कि भाई अब सारी प्रक्रिया रद्द की जाती है, नौकरी नहीं मिलेगी। तो क्या नौकरी नहीं मिलेगी अब? देखिए, अभी एक छात्र ने बड़ा वाजिब सा कमेंट किया है, कुमार हरेंद्र कोई हैं, वो बोल रहे हैं कि सरकार अगर इस नियोजन नीति को गलत मान रही थी और इसको रद्द कर दी तो हेमंत सोरेन हाईकोर्ट में इसको क्यों डिफेंड कर रहे थे, और फिर इसी को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों गए। तो इसका जवाब भले सरकार की तरफ से यह दिया जाए कि जो शिक्षक लोग थे उनकी नौकरी नहीं चली जाए, सरकार ये सोच रही होगी, लेकिन नौकरी तो ले रही है। तो देखिए, यही वाजिब सवाल है। मुझे लगता है कि सरकार सही डिसीजन नहीं ले पा रही है कि आखिर मुझे करना क्या है। कर कुछ लेना है और उसके बाद फिर कई लोगों के साथ चर्चा के बाद लगता होगा कि अरे ये तो गलत हो गया, फिर डिसीजन बदल जाता है। और इसमें जो भुगत रहे हैं वो छात्र ही भुगत रहे हैं। तो देखिए, अभी कहा जा सकता है कि मुझे लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि 2021 का साल नियुक्ति का साल होगा, मुझे नहीं लगता है कि शुरुआत तो इस नौकरी लेने से हुई है। इस साल कुछ नियुक्तियां नहीं हो पाएगी। अगर सरकार पूरा ताकत झोंक दे तब हो सकता है कि साल के अंत तक नियुक्तियां जो है शुरू हो जाए। क्योंकि अभी देखिए, जब तक विधानसभा का सत्र नहीं हो और जो नियोजन नीति सरकार उसी से पास करवा सकती है, कैबिनेट से करने के बाद, उसके बाद फिर वैकेंसी निकलेगा, उसके बाद जो है परीक्षाएं होगी, उसके बाद जो उसकी प्रक्रिया है वो पूरा होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज जो है विधानसभा सत्र से पास हुआ, फिर राज्यपाल का मुहर लग गया और कानून बन गया या फिर नियम बन गया कि ये नीति है, और उसके बाद परसों एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया गया और तरसों इंटरव्यू और उसके 3 दिन बाद फिर ज्वाइनिंग। सबका एक प्रोसेस होता है। पूरे देश से छात्र उसमें हिस्सा ले सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं, तो उस हिसाब से उसके बीच का गैप रखा जाता है। तो इसलिए लग रहा है मुझे कि अब तो देखिए कि फरवरी से शुरू होगा, मार्च तक सत्र चलेगा, उसके बाद जो है अप्रैल में मधुपुर का चुनाव शुरू हो जाएगा और वो चुनावी बिगुल बज ही चुका है। और यही वजह है कि हाजी हुसैन अंसारी के बेटा को मंत्री बना दिया गया है ताकि थोड़ा रुतबा रहे और इलाके में जाया जा रहा है। कहा ही जा सकता है कि जो अभी खबर है हम लोगों के पास, उनको बनाया जा रहा है। उसके बाद फिर चुनावी मूड में सरकार चली जाएगी और बोलेगी अभी तो हाथ पैर बंद गया है, आचार संहिता लागू है, हालांकि उसी इलाके में लागू होता है, लेकिन सरकार जिस हिसाब से इन्वॉल्व होगी फिर वहाँ, या फिर हो सकता है कि उसी दौरान सरकार का एजेंडा हो कि नियुक्ति, तो उस चुनावी एजेंडे में भी नियुक्ति की बात सरकार करे। अब उसके बाद मई, जून, जुलाई में हो सकता है कि कुछ परीक्षाएं हो, लेकिन इस बीच
जेपीएससी का परीक्षा सरकार अगर चाहे तो कंडक्ट करा सकती है। लेकिन 29 दिसंबर को जब सरकार के 1 वर्ष पूरे हुए थे तो मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जनवरी के पहले सप्ताह में जेपीएससी का कैलेंडर हम जारी कर देंगे। अब फरवरी का पहला नई सप्ताह नियुक्ति देंगे और फरवरी का पहला सप्ताह गुजरने को है और अभी तक कैलेंडर जारी नहीं हो ये पाया। जो 15,000 नौकरी देंगे वाली बात याद है ना दुमका में जो मुख्यमंत्री ने कहा था? अब बिल्कुल देखिए, सरकार को भी इस बात छीन कितना लिए? तो आंकड़ा तो वही 15,000 के आसपास ही है। बिल्कुल वही है। कहा जा सकता है कि सरकार को इस बात का आभास है कि जिस नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर हम आए हैं उस पर हम घिर रहे हैं। और सिर्फ ये सरकार नहीं बल्कि देश या राज्य की कोई भी सरकार हो, आपको बिहार फिलहाल तो अभी इसी सरकार में के फैसले पे लेकिन सरकार ने कहा था कि हम अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लगातार अभी हाल के दिनों में चाईबासा में भी जो बयान आया, उन्होंने कहा है कि 2021 का जो साल होगा वो नियुक्ति का होगा। लेकिन अभी जिस तरह से लगातार सरकार के तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं और जिस तरह से परीक्षाएं अभी रद्द कर दी गई, तो ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन जिस हिसाब से सरकार एक एक कर स्टेप बढ़ा रही है, मुझे लगता है कि सरकार की तैयारी भी थोड़ी मजबूत है। अभी आज ही देखिए खेतान को बनाया गया है, जेएसएससी का सचिव बनाया गया है जो झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। तो जेपीएससी का पहले चेयरमैन बनाया गया अमिताभ चौधरी को, बहुत ही सशक्त आदमी माने जाते हैं और माना जाता है कि वो जहाँ जाएंगे सब चीज़ सुधर जाएगा, सिस्टम सुधार देंगे, सब जेएससीए के स्टेडियम की तरह मजबूत हो जाएगा सब कुछ। तो वहाँ से खिलाड़ी बनकर निकलेंगे। तो अभी तक हालांकि कुछ दिखा नहीं है, अब देखिए क्या होता है। जब बाबा ये जो सनी शरद बोल रहे हैं कि सरकार कुछ बातचीत करती है और एक डिसीजन ले लेती है और उसके बाद शायद सरकार को ऐसा लगता होगा कि ये क्या डिसीजन ले लिए, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको लगता है कि सरकार इतने हल्के में सोचती होगी या फिर सरकार बहुत ही सख्त डिसीजन ले रही है कि भाई जो भी अब नियुक्ति होगा वो स्पष्ट तरीके से होगा, कोई विवाद नहीं होगा? देखिए, आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। मामला कहाँ से शुरू हुआ? सोनी कुमारी कोर्ट गई, खत्म हुआ 13 जिले का अभ्यर्थी। सरकार उन छात्रों के या उन शिक्षकों के दबाव में हाई कोर्ट में जब केस हारी सरकार, तो वो सुप्रीम कोर्ट मूव की। पहले बच्चे मूव किए, उन्होंने स्टे ऑर्डर ले आया स्टेटस को, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। लेकिन अगर सरकार वहाँ जिस तरीके से बीजेपी करे कि अपनी दमदार पक्ष रखती, तो वो क्या होता? हेमंत सोरेन 85 को सही साबित करते सुप्रीम कोर्ट जाके। मतलब रघुवर दास के नियोजन नीति को सुप्रीम कोर्ट में अगर सही साबित करते, तभी इन बच्चों का बचता वैकेंसी, मतलब नियुक्ति बचती। तो हेमंत सोरेन क्यों चाहेंगे? क्योंकि उसी पे वो लड़के आए हैं कि भाई आप जो 85 का कट ऑफ रखे हैं ये सही नहीं है। तो अगर उनको 32 का लाना है या लास्ट सर्वे सेटलमेंट लाना है झारखंड में, जो भी नियोजन नीति लाना है, उसके पहले वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे, लोगों की राय लेंगे, ओपन हो सकता है वेबसाइट पे छोड़ेंगे, या उस प्रोसेस को बहुत फास्ट भी करेंगे। तो भी जो भी लाना है, 19 का 32 का खतियान लगाना है, खतियान आधारित करना है, मान लीजिए जो भी है, या जो बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि बिहार वाला ही रहेगा, पटना के जगह रांची और बिहार के जगह झारखंड लिख जाएगा, तो भी वो खतियान आधारित ही चला जाएगा। या लास्ट सर्वे सेटलमेंट करा, पाकुड़ में 2 प्रखंड है जहाँ सर्वे लास्ट नहीं हुआ, तो उसका भी विकल्प सोचना होगा। तो ये सब करते करते जो भी समय लगेगा, मेरा बस यही है कि हेमंत सोरेन सरकार, चूंकि छात्र ये मांग कर रहे हैं कि जो भी नियोजन नीति ला रहे जल्दी ला दें, और लेकिन ये जो 6 साल या 8 साल बच्चे पीछे, उनका ख्याल रखा जाए। अब सरकार उनको कैसे एडजस्ट करेगी, वो सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होगा। और फिर उसके बाद जो अगर हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि वाकई में हम 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, तो नियुक्ति अगर एक साथ बहुत सारी वैकेंसियाँ निकालेंगे, तो उसमें देखना होगा कि कितने छात्र सफल होते हैं और कितने समय में उन सब का एग्ज़ाम करा के, इंटरव्यू करा के ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। सबका ख्याल रखा जाएगा। सरकार कोई भी हो ऐसे ही बातें करती भी है। अब जितनी भी बातें होनी चाहिए थी नियोजन नीति रद्द होने को लेकर के और इसके इम्पैक्ट को लेकर के, हम लोग यही कोशिश कर रहे थे कि आपको समझाया जाए। लेकिन एक रिपोर्टर के तौर पे जब आपका कैमरा ऑफ करा करके और कोई आपका हाथ पकड़ करके बोले कि क्या नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप भावुक हो ही जाएंगे। रिपोर्टर भी हाड़ मांस का इंसान ही होता है और
अमूमन मेरा तो ये मानना है कि एक जर्नलिस्ट को संवेदनशील होना ही चाहिए। आपको फील्ड में भावुक भी होना पड़ता है, गुस्सा भी आता है कभी कभी आपके उलझुल सवालों के कारण। तो आप लोग भावना में मत बहिए, लेकिन सरकार जो भी डिसीजन ले रही है वो आपके लिए कितना सही है, सही नहीं है, गलत है, उसको पूरे तरीके से आकलन कीजिए। आपके बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और अगर लगे कि सवाल करना चाहिए सरकार से तो सवाल भी कीजिए। शुक्रिया।